हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल महादीप फ्यूचर पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस, जिसमें आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ओके, क्या है नाम चैप्टर 1 का? रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ओके, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में घंटी का बटन भी दबा दे, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना। तो हम लोग आज बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले आप लोग यह समझें कि देखो, जो चैप्टर का नाम होता है वही टॉपिक हमको पढ़ना है अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि उसी टॉपिक को हम क्या करते पूरे अध्याय में पढ़ते। जैसे चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो पूरे चैप्टर में आपको रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण ही पढ़ने को मिलेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, अच्छे से वीडियो को पूरा देखना है। ओके, तो बात करते हैं हम लोग, दोनों टॉपिक पढ़ना है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया ही पढ़ना है और रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें समझना है। कौन सी चीज़ें? देखो, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। आपको 3 डेफिनेशन समझना है। ओके, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले आपको 3 डेफिनेशन समझना है। देखो, इसमें क्वेश्चन लिखा है आपका चैप्टर 1 का पहला कि निम्न को समझाइए। तो निम्न को समझाइए, आपकी 3 डेफिनेशन लिखी है, अभिकारक या क्रियाकारक। ओके, अभिकारक का दूसरा नाम क्या? क्रियाकारक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और दूसरी डेफिनेशन उत्पाद या क्रियाफल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और तीसरी डेफिनेशन है उत्प्रेरक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको कैटालिस्ट बोलते हैं। ओके, तो हमको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले ये चीज़ें पढ़ना है। ओके, तो बात करते हैं अभिकारक। तो देखो, अभिकारक का नाम है क्रियाकारक, है ना। अभिकारक का नाम क्या? क्रियाकारक। तो देखो यहाँ पे क्रियाकारक से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, क्रिया प्लस कारक, अर्थात क्रिया को करने वाले। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं। ओके, क्लियर है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं, वे कहलाते क्या? अभिकारक। पूरा नाम स्पष्ट हो रहा, अभिकारक या क्रियाकारक, अर्थात क्रिया को करने वाले। ओके, फिर हम आपको एग्जाम्पल भी समझा रहे हैं। पहले डेफिनेशन समझ लें थोड़ा सा, फिर बात आती उत्पाद। ओके, उत्पाद। तो उत्पाद का दूसरा नाम है क्रिया का फल। दूसरा नाम क्या? क्रियाफल, अर्थात क्रिया का फल जो हमें रासायनिक क्रिया में फल मिलता है, अर्थात जो प्रोडक्ट मिलता है वही कहलाता क्या? हमारा उत्पाद कहलाता है। ओके, तो देखो उदाहरण समझा रहे हैं हम आपको। जैसे लिखा है C+O2 = CO2। ओके, क्या लिखा है? C+O2 = CO2। तो ये हमारी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें समझे तो देखो, इसमें क्रिया में कौन भाग ले रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन। कौन ले रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन। C क्या है? कार्बन, O2 क्या है? ऑक्सीजन। तो देखो, कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं, अर्थात क्रिया को कर रहे हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे? हमारे अभिकारक। ओके, क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और ये हमारा क्या कहलाएगा? उत्पाद। क्या कहलाएगा? उत्पाद। ओके, तो देखो अभिकारक हमने क्या बताया था? वे पदार्थ जो, देखो ये क्या है? हमारी रासायनिक अभिक्रिया। तो समझे, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, देखो भाग मतलब क्या? क्रिया कर रहे हैं, भाग लेते अर्थात क्रिया को कराते हैं, वे कहलाते क्या? अभिकारक। ओके, डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, लिख लेना कैसी है अभिकारक की? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो C और O2 क्या कहलाएंगे? हमारे अभिकारक। ओके, अभिकारक 2 या 2 से अधिक भी हो सकते, 1 भी हो सकता, 2 भी, 3 भी हो सकती, 4 भी, लेकिन अधिकतर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक होते हैं। ओके, और एक बात और ध्यान रखें, अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ? लेफ्ट साइड। ओके,
अभिकारक को कहाँ लिखा जाता है? हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है। ओके, ये ध्यान रखना। अब उत्पाद को कहाँ लिखा जाता है? हमेशा राइट साइड, पता है ना, LHS है ना, और RHS पता है ना। LHS मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, और RHS राइट हैंड साइड। तो बायां और दायां, बाईं ओर और दाईं ओर। तो अभिकारक को कहाँ लिखा जाएगा? अभिक्रिया में बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर। ओके, तो क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आई? तो क्लियर है ना? डेफिनेशन समझ में आई ना? क्या है अभिकारक की? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं, वे कहलाते क्या? अभिकारक। ओके, फिर बात आती उत्पाद। तो देखो, उत्पाद का मतलब क्या बताया था हमने? क्रियाफल है ना, प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या समझना है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, वे कहलाते हमारे क्या? उत्पाद कहलाते हैं। ओके, क्लियर है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब क्या? रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो कुछ प्राप्त होगा वो हमारा कहलाएगा उत्पाद। ओके, क्या कहलाएगा? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं वे कहलाते क्या? उत्पाद। जैसे इस अभिक्रिया में समझे, अभिक्रिया में किसने क्रिया की? कार्बन और ऑक्सीजन ने क्रिया की। तो हमारा क्या बन गया? CO2, अर्थात क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 हमारा क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। हमने बताया ना, रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसके बाद जो कुछ बनेगा वो कहलाएगा हमारा क्या? उत्पाद कहलाएगा। ओके, तो अभिकारक की समझ में आई डेफिनेशन? लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना अच्छी से। अभिकारक की फिर से बोल रहा है डेफिनेशन, और उत्पाद की फिर से नोट कर लेना अगर ना लिखी हो। ओके, देखो अभिकारक क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं। ओके, रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। फिर उत्पाद की डेफिनेशन क्या लिखना है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ओके, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो हमने बताया C और O2 क्या है? अभिकारक है। ओके, और CO2 क्या है? हमारा उत्पाद। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हुई तो क्या बना? हमारा CO2 बना, तो उत्पाद क्या हुआ? CO2 हो गया। और C और O2 क्या हो गया? अभिकारक। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या क्रिया की है। ओके, तो अभिकारक और उत्पाद आपको अच्छे से समझना है। और हमने यही बता दिया आपको कि अभिकारक को कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट साइड लिखा जाता है। ओके, बाईं ओर लिखा जाता है। और उत्पाद को कहाँ लिखा जाता है? कहाँ पे? राइट साइड लिखा जाता है, यानी दाईं ओर। या फिर समझ सकते हैं तीर के इस तरफ। ओके, तीर के इस तरफ लिखा जाता है अभिकारक को, और तीर के बाद क्या लिखा जाता है? उत्पाद को लिखा जाता है। ओके, अब बात करते हैं उत्प्रेरक। ओके, समझ में आई आपको दोनों डेफिनेशन, अभिकारक और उत्पाद? हमने आपको बोल भी दी है, वो नोट कर लेना कॉपी में। ओके, अब उत्प्रेरक समझते हैं। तो देखें यहाँ पे उत्प्रेरक की डेफिनेशन समझे पहले। ओके, जो कुछ हम बोल रहे हैं उसको समझना, उत्प्रेरक को समझना है। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ कहलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ओके, उत्प्रेरक वे पदार्थ कहलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कर देते हैं। ओके, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा देते हैं, वे कहलाते क्या? उत्पाद कहलाते, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ओके, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे बात करें, दूसरा एग्जाम्पल समझा रहे हैं हम आपको। सूर्य का प्रकाश लिखा है यहाँ पे, और 6CO2 प्लस 6H2O, 6C6H12O6 प्लस 6O2। ओके, तो ये कौन सी अभिक्रिया हमारी? प्रकाश संश्लेषण। ओके, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जी? हमारी प्रकाश संश्लेषण। ओके, पता है ना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहाँ होती है? पौधों में होती है। ओके, तो देखो यहाँ पर है सनलाइट,
क्या है, सनलाइट। तो सूर्य का प्रकाश है। ओके, तो देखो सूर्य का प्रकाश हमारा कहलाएगा क्या, उत्प्रेरक। क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक। क्यों, देखो सूर्य का प्रकाश क्या करता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेता है क्या, अरे सूर्य कहाँ पर है, आसमान में, बादल में है ना, बादल के ऊपर है। तो क्या क्रिया करेगा क्या, नहीं, सिर्फ उसकी क्या है, उपस्थिति है। तो उपस्थिति कहलाती क्या, उत्प्रेरक। हमने क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा देते हैं। तो सूर्य का प्रकाश क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक। कैसे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 क्या, जल। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ओके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं। जो किसका सूत्र है, ग्लूकोज। ओके, और जो किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और जी किसका सूत्र है, जल। और जी किसका है, ऑक्सीजन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और अपने भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। यही होता है ना पौधों में, है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से क्रिया करते हैं और अपने भोजन को बनाते हैं। कौन सा भोजन, ग्लूकोज। और क्या करते हैं, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। कहाँ पर, वायुमंडल में। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, प्रकाश संश्लेषण। ओके, तो ये हमारी क्या, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो इसमें सूर्य का प्रकाश क्या काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्रिया तो कर नहीं रहा, हमने क्या बताया था, रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेता, मतलब रासायनिक क्रिया नहीं करता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कर देता है। तो देखो सूर्य का प्रकाश क्या हुआ हमारा, उत्प्रेरक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या, भाग नहीं ले रहा, क्रिया नहीं कर रहा, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा रहा है, यानी सिर्फ उपस्थिति है। ओके, या बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, उत्प्रेरक क्या होते हैं, एक चुगलखोर की तरह होते हैं। कैसे, जैसे एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, उससे कहेगा कि देखो वो तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, है ना। फिर अगले व्यक्ति के पास जाएगा, उसकी बुराई करेगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास गया तो वो क्या करेगा, तीसरे व्यक्ति के बारे में बुराई करेगा। फिर वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, उससे इसकी बुराई करेगा। जैसे 3 व्यक्ति हैं A B C। ओके, तो A क्या करेगा, A माना कि उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक। कैसे है, देखो A क्या करेगा, इसके पास जाएगा B के पास, तो A क्या करेगा, B से पहले C की बुराई करेगा। ओके, फिर जाएगा C के पास, तो C के पास जाएगा तो B की बुराई करेगा, है ना। तो चुगलखोर कैसे कहलाएगा, बुराई करेगा। तो देखो ये बुरा मान जाएगा कि C हमारे बारे में बुरा कह रहा है, और इसके पास जाके कहेगा C से कि C B बुराई कर रहा था तुम्हारी। तो ये क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, यानी लड़ेंगे। तो ये क्या होगा हमारा, चुगलखोर। क्या कहलाया, चुगलखोर। चुगलखोर मतलब क्या, उत्प्रेरक, है ना। क्या, उत्प्रेरक मतलब क्या, लड़ाई, इन दोनों की लड़ाई तो हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, A लड़ाई में भाग नहीं लेगा, सिर्फ क्या रहेगा, उपस्थिति देख कर रहेगा दूर से कि इन दोनों की लड़ाई हो रही है ना। और लड़ाई इसी ने करवाई, किसने, A ने करवाई है ना, किसकी, B और C की। तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, यानी क्रिया हो जाएगी, लेकिन लड़ाई यानी क्रिया में भाग नहीं लेगा। ओके, समझ में आया होगा। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं हमारे, किसकी तरह होते हैं, चुगलखोर की तरह होते हैं, है ना। हमने बताया ना, A है, B के पास जाएगा, C की बुराई करेगा, A जाएगा फिर C के पास तो B की बुराई करेगा, फिर इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो A ने क्या किया, B से C की बुराई की, है ना, और C के पास गया तो C से क्या कहा कि B तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रहा था, है ना। तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, यानी क्रिया हो जाएगी। ओके, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, क्रिया, अर्थात जी काय का काम करेगा अपना, उत्प्रेरक का। ओके, किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का। तो इस प्रकार से क्या हमारे उत्प्रेरक। ओके, तो ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। देखो यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है ना, प्लस में नहीं दिख रहा ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा देते हैं, वे कहलाते क्या, उत्प्रेरक। ओके, लिख ली डेफिनेशन, ना लिखी तो फिर से बोल रहे हैं।
वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। ओके, तो समझ में आया होगा। ओके, तो ध्यान रखें, अभिकारक को कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट साइड, उत्पाद को कहाँ लिखा जाता है, राइट साइड, और उत्प्रेरक को कहाँ लिखा जाता है, तीर के ऊपर। कहाँ लिखा जाता है, तीर के ऊपर। देखो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लिखा ना, सनलाइट, तो उत्प्रेरक को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, तीर के ऊपर। ओके, अभिकारक को तीर के इस तरफ और उत्पाद को तीर के इस तरफ लिखा जाता है। ओके, तो हमने क्या बताया, अभिकारक को इस तरफ लिखेंगे और उत्पाद को इस तरफ। ओके, और देखो अभिकारक 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। दो यहाँ पर कितने हैं, 2, CO2 और H2O। और उत्पाद भी इसी तरह हो सकते हैं, 2 या 2 से, एक भी बन सकता है, 2 भी उत्पाद बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। ओके, तो अभिकारक भी 2 भी हो सकते हैं। ओके, और 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है ना, लेकिन अधिकतर क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक होंगे। ओके, एक बहुत ही कम होता है, एक वही होता है जिसका विघटन होता है। ओके, ध्यान रखना। तो उत्पाद 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं और अभिकारक भी 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। ओके, और एक बात और जरूर समझ लें, देखो अभिक्रिया में उत्प्रेरक का होना निश्चित नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक होगा। ओके, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन 2 चीज हमेशा रहेगी, अभिकारक रहेंगे और उत्पाद। ओके जी, ध्यान रखना, क्या रहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज हमेशा रहेगी। क्या रहेगी, अभिकारक भी रहेंगे और उत्पाद भी रहेंगे। ओके, ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीजें हमेशा रहेंगी, कौन कौन, अभिकारक और उत्पाद। लेकिन उत्प्रेरक रहे या ना रहे, ओके, उत्प्रेरक रहे या ना रहे, इसकी कोई निश्चितता नहीं रहती है। उत्प्रेरक हो भी सकता है रासायनिक अभिक्रिया में और नहीं भी हो सकता, लेकिन अभिकारक और उत्पाद 100% होंगे। ओके, तो आपको समझ में आया होगा, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक हमने तीनों के बारे में समझा दिया और उदाहरण भी समझा दिया। ओके, और डेफिनेशन भी हमने बोल दी हैं। ओके, तो आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका क्या, निम्न को समझाई में आपने जो समझ लिया। अब इसके बाद है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। ओके, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाइए। ओके, चैप्टर 1 का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसे उदाहरण सहित समझाइए। ओके, तो क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, फिर इसके बाद हम आपको आंसर समझा रहे हैं। ओके, तो देखें रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो पहले समझे, बाद में हम इसको उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ओके, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलके नए पदार्थ बनाते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम क्या, रासायनिक अभिक्रिया। ओके, एक बात समझना हमेशा कि जब भी अभिक्रिया होगी पदार्थ क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक होंगे। एक कभी अपने आप में क्रिया नहीं करेगा, करेंगे तो हमेशा 2 या 2 से अधिक करेंगे। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में मिलकर या क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम क्या, रासायनिक अभिक्रिया। ओके, जैसे बात करें उदाहरण की, जैसे C+O2 = क्या हो जाएगा हमारा, CO2। ओके, तो देखो इसमें क्या है, 2 पदार्थ है, कौन कौन, कार्बन और ऑक्सीजन, और हमारा क्या बना है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो देखो यहाँ पे कितने पदार्थ भाग ले रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ
आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम क्या, रासायनिक अभिक्रिया। ओके, नोट कर लेना कॉपी में जो कुछ हम बोल रहे हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ओके, इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, समझ में आया होगा। तो कितने पदार्थ है, दो, कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और नया पदार्थ बना रहे हैं क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा तो है नहीं कि वही पदार्थ बन गया। तो कहने का क्या मतलब, इसमें नया पदार्थ मतलब कुछ और कुछ बना है। देखो C है यहाँ पे O2, तो इनमें से तो कुछ बना नहीं है, लेकिन हमारा नया पदार्थ बना क्या, CO2। तो वही तो लिखा है हमने, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो जो कुछ हमने बोला है कॉपी में अच्छे से नोट कर लो और इस एग्जाम्पल को लिख लो। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसे उदाहरण सहित समझाइए। तो हमने डेफिनेशन भी बोल दी है आपको और उदाहरण भी लिख दिया है आपके सामने। क्या है डेफिनेशन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या, रासायनिक समीकरण। पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था, क्या था, निम्न को समझाइए, अभिकारक, उत्पाद और वो था उत्प्रेरक। ओके, और दूसरा क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसे उदाहरण सही समझाइए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, इसे उदाहरण सही समझाइए। ओके, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन। तो क्वेश्चन है हमारा रासायनिक समीकरण क्या है, इसे उदाहरण सहित समझाइए। तो रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन हम बोल के समझाएंगे और उदाहरण आपको इसमें समझाएंगे। ओके, तो देखें, समझें। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इस विधि को बोलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। ओके, क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे या इस विधि को बोलते हैं हम क्या, रासायनिक समीकरण। जैसे आपके सामने एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, रासायनिक अभिक्रिया हम लिख रहे हैं आपके सामने, देखो जैसे लिखा है कार्बन और ऑक्सीजन। ओके, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ओके, क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या लिखी है आपकी, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ओके, अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, रासायनिक समीकरण के रूप में। ओके, तो देखो आपके सामने लिखी रासायनिक अभिक्रिया जो लिखी है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो हमने क्या बताया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे बोलते हैं, इस विधि को बोलते हैं हम क्या, रासायनिक समीकरण। तो देखो कार्बन का संकेत क्या होता है, C, या सूत्र बोले, ठीक है, तो सूत्र भी हो सकता है संकेत, तो कार्बन का संकेत होता है वही सूत्र होता है, तो कुछ ही बोल सकते हैं हम। प्लस ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2, क्या होता है, O2 इक्वल टू, अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2, क्या होता है, CO2। तो देखो इस अभिक्रिया को, ये क्या है आपकी अभिक्रिया,
ये क्या आपकी रासायनिक अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को हमने क्या किया, सूत्रों और संकेतों से क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। तो इसे बोलेंगे हम क्या, रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसे, रासायनिक समीकरण। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने इस अभिक्रिया को संकेत, ओके, संकेत क्या, कार्बन का C, कार्बन का संकेत क्या C, और ऑक्सीजन का सूत्र क्या, O2। तो यही तो हमने डेफिनेशन में बोला है, क्या, जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे बोलते हैं हम, या इस विधि को बोलते हैं हम क्या, रासायनिक समीकरण। ओके, देखो कार्बन का संकेत हो गया या सूत्र बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का सूत्र हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी सूत्र हो गया। तो हमने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया, संकेत और सूत्र में लिख दिया। तो यही कहलाएगा हमारा क्या, रासायनिक समीकरण। ओके, तो एक बार फिर बोल रहे हैं हम डेफिनेशन, कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इस विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इस विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, और उदाहरण आपको ऐसा लिख लेना इसका, जैसा हमने लिखा है। ओके, इस प्रकार से C+O2 = CO2। ओके, इस प्रकार से लिख लेना, इसके नीचे प्लस के नीचे प्लस, इसके नीचे O2 = के नीचे = कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे CO2। ओके, इस प्रकार से लिख लेना आप लोग। ओके, तो समझ में आया होगा आपको। ओके, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। हमने क्या बताया, क्वेश्चन आपके सब ऐसे ही बनना है, कैसे, क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, तो क्वेश्चन क्या है चौथा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, तो देखिए यहाँ पे, तो पहले हम समझा रहे हैं आपको, फिर एग्जाम्पल समझा रहे हैं। ओके, तो देखो इसमें क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कहने का मतलब ये है कि रासायनिक समीकरण कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल कैसा, बराबर, दोनों पक्षों में बराबर। कितने पक्ष होते, 2, LHS RHS। LHS में क्या बताया था हमने, अभिकारक, RHS में क्या बताया था, क्या, उत्पाद बताया था। तो देखो जब रासायनिक अभिक्रिया में, ओके, या बोल सकते रासायनिक समीकरण में, जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे बोलते हैं हम क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, जब रासायनिक समीकरण में उत्पाद और अभिकारक, तो एक तरफ होता है क्या, अभिकारक, एक तरफ होता है क्या, उत्पाद। ओके, तो उत्पाद और अभिकारक, चाहे उत्पाद बोल दो पहले, चाहे अभिकारक, चाहे अभिकारक बोल दो पहले, चाहे उत्पाद, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, है ना, बस दोनों आनी चाहिए, क्या, अभिकारक और उत्पाद। तो जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे कहते हैं हम क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी नहीं आया होगा समझ में, अब देखो समझते हैं। एग्जाम्पल समझना, गारंटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल समझना है बस आपको। देखो जैसे अभी हमने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था। ओके, तो देखो यहाँ पे CO2 होता है प्लस H2O होता है, और क्या बनता है, C6H12O6 और प्लस 6O2 बनता है। ओके, यहाँ पर 6 लगे होते और यहाँ पर भी 6 लगे होते। तो देखो ये क्या है आपका रासायनिक समीकरण, क्यों, रासायनिक अभिक्रिया हुई, हमने उसको क्या किया, सूत्र के रूप में लिख दिया, तो क्या कहलाएंगे, रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। अब इस रासायनिक समीकरण के बाद हमको पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए ये आपका रासायनिक समीकरण लिखा है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका अभिकारक, LHS में क्या है, अभिकारक, RHS में क्या लिखे आपके, उत्पाद। LHS में
क्या है आपके अभिकारक लिखे हैं, ओके। और RHS में क्या लिखे हैं आपके उत्पाद, क्या लिखे हैं उत्पाद। तो समझना, जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में, दोनों में, अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखो यहाँ पे दो, इस तरफ देखें अभिकारक में, पहले देखें 6C, तो कार्बन कितने 6, कार्बन कितने हैं 6 कार्बन है, ओके। कितने कार्बन है 6, तो कार्बन होगा 6। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो हमारा बाहर लगा होता है गुणा में सबके लिए होता है, तो 6 दूनी 12, ऑक्सीजन में लगे 2 और यहाँ पर लगे, तो जो बाहर लगा होता है वो सबके लिए है 6, कार्बन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए। तो 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितने हो गए 12 और 6 यहाँ पर है, कितने हो गए 18। देखो 6 दूनी 12 और 6 यहाँ पर है ऑक्सीजन, कितने हो गए 18। तो ऑक्सीजन कितने हो गए 18, ओके। ऑक्सीजन कितने हो गए 18। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 6 दूनी 12, हाइड्रोजन कितने हो गए 12। अब इस तरफ देखते हैं कार्बन कितने हैं 6, कार्बन कितने हैं 6। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है और 6 दूनी 12 यहाँ पर, 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गए 18, कितने हो गए 18। हाइड्रोजन 12। तो देखो हमने क्या बताया, परमाणु, तो इस तरफ कौन कौन परमाणु, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस तरफ भी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो दोनों तरफ देखें, LHS में और RHS में देखें, LHS और RHS में, मतलब क्या अभिकारक और उत्पाद में देखें। तो ये क्या हमने बताया आपके अभिकारक हैं और ये क्या है आपके उत्पाद हैं, ओके। तो अभिकारक उत्पाद में देखें परमाणु कितने, इस तरफ 6, हमने गिन के बताया आपको 6 कार्बन और 6 दूनी 12 और 6 कितने हुए 18 ऑक्सीजन और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। तो इस तरफ देखें 6, इस तरफ देखें ऑक्सीजन कितने 18, इस तरफ हाइड्रोजन देखें 12, इस तरफ देखें कार्बन 6 ऑक्सीजन 18 और हाइड्रोजन 12। तो हमने क्या बताया, अभिकारक उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है, वे कहलाते क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण, ओके। जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे बोलते हैं हम क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण, ओके। कॉपी में नोट कर लो, फिर से बोल रहे हैं, जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ओके। इसमें कितने परमाणु होंगे 3, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसमें भी कितने हैं 3, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और कैसी संख्या समान है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण, ओके। दोनों तरफ बैलेंस हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया बैलेंस, बैलेंस क्या हमारा संतुलित कहलाता है, ओके। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन भी बोल दी हमने और आपको ये एग्जाम्पल भी लिख लेना, ओके। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिए, ओके। क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिए, ओके। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हमको वही प्रकार पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे चैप्टर 1 में है, ओके। तो आपके चैप्टर 1 में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 12 है, कितने हैं 12। तो इन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को लिखना है और हमें सभी प्रकार को उदाहरण सहित समझना है, ओके। इनको एक बार लिख भी ले रहे हैं हम और इनको क्या करना है, अलग अलग क्या करना है, डिफाइन भी करना है, डेफिनेशन भी इनकी देना है। तो देखो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। क्या है संयोजन, संयोजन को बोलते हैं योग या योगात्मक अभिक्रिया, ओके। संयोजन या योग अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, ओके। दूसरी है वियोजन या अपघटन, ओके। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, हमने यहाँ पर अभिक्रिया को शॉर्ट में लिख दिया अभी, है ना। तो अभी का मतलब क्या है यहाँ पर अभिक्रिया। तीसरी आपकी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवी है
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, छठवीं है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, सातवीं है संचारण या जंग अभिक्रिया, आठवीं है अवक्षेपण अभिक्रिया, नौवीं है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है क्या? उपचयन। क्या है? उपचयन। और इसका देखें अपचयन है, लेकिन इसका नाम उपचयन है। अपचयन का दूसरा नाम होता है अवकरण। यहाँ पर समझना अच्छे से, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है क्या? उपचयन। क्या है? उपचयन। और अपचयन का दूसरा नाम है अवकरण। क्या है? अवकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? अवकरण अभिक्रिया। ओके। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम है उपापचय। क्या है? उपापचय अभिक्रिया। ओके। रेडॉक्स अभिक्रिया और इसका दूसरा नाम क्या है? उपापचय अभिक्रिया। और 12वीं है आपकी विकृत गंधिता अभिक्रिया। ओके। तो विकृत गंधिता अभिक्रिया, चाहे इसमें अभिक्रिया लगा दो चाहे ना लगाओ, ऐसा ही बोल सकते हैं विकृत गंधिता क्या है। ओके। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो आपकी सिलेबस में है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखने के लिए नहीं आएंगे, सिर्फ आपसे एक डेफिनेशन पूछी जाएगी, किससे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसके आपके 12 क्वेश्चन बनेंगे। कितने बनेंगे? 12। इन 12 क्वेश्चन के बाद आपका चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा। ओके। सिर्फ आपको जे और पढ़ना है, संयोजन से लेकर आपको विकृत गंधिता तक पढ़ना है। ओके। तो इन अभिक्रियाओं को हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं उदाहरण सहित। ओके। तो अच्छी समझना है आपको। जो अभी हमने 12 रिएक्शन आपको बताई हैं, 12 रासायनिक अभिक्रिया, उन अभिक्रियाओं का आपको डिटेल करना है और अच्छे से पढ़ना है। ओके। तो आपके 12 क्वेश्चन बनेंगे। तो 12 क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जैसे जो पहला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। आपके 12 क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे। ओके। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्या? संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ओके। तो आप कॉपी में नोट कर लो क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब देखो इसको समझते हैं। इसका नाम है संयोजन अभिक्रिया, या बोल सकते हैं योग अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या है? यहाँ पर संयोग। संयोग का मतलब क्या है? जोड़ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जब एग्जाम्पल समझे, जब दो पदार्थ आपस में जुड़ेंगे तो एक पदार्थ बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन लिखिए, C+O2 = CO2। तो आपको क्या लिखना है इसमें आंसर में? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके। यहाँ पर कितने पदार्थ हैं? दो या दो से अधिक जुड़ेंगे। ओके। दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करेंगे? आपस में संयोग करेंगे और केवल एक पदार्थ बनाएंगे। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे क्या? संयोजन। संयोजन का मतलब क्या है? संयोग यानी जोड़ना। तो डेफिनेशन क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके। तो देखो यहाँ पर कितने पदार्थ है? 2। कौन कौन? कार्बन और ऑक्सीजन। ये क्या है? कार्बन और ये क्या है? ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दो पदार्थ आपस में क्या कर रहे हैं? संयोग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? मिलकर क्या बना रहे हैं? एक पदार्थ। कौन सा? कार्बन डाई ऑक्साइड। ओके। तो ये आपका क्या हो गया? उदाहरण हो गया किसका? संयोजन अभिक्रिया का। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? संयोग करके एक पदार्थ बना रहे हैं, इसे बोलेंगे हम क्या? संयोजन अभिक्रिया। ओके। लिख लिया कॉपी में? अभी नहीं लिखा तो फिर से लिख लो। हम बोल रहे हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके। एग्जाम्पल लिख लो, डेफिनेशन हमने बोल दी है। C+O2 = CO2। कार्बन ऑक्सीजन दोनों क्या कर रहे हैं? संयोग कर रहे हैं, केवल एक पदार्थ CO2 बना रहे हैं। ओके।
अब इसके बाद देखते हैं दूसरी अभिक्रिया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाई। ओके, क्वेश्चन आप लोग लिख लो, वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, तो देखो यहाँ पर है वियोजन। तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है? टूटना या वियोजित होना। ओके, या फिर बोल सकते अपघटन। तो वैसे क्या है यहाँ पर वियोजन लिखा है, लेकिन हमें नॉर्मल क्या समझना है? टूटना। वियोजन का अर्थ होता है क्या? टूटना। ओके, वियोजन का अर्थ होता है क्या? टूटना। अब देखो संयोजन में क्या हुआ था, पदार्थ जुड़े थे तो सिर्फ एक पदार्थ बना था। इसमें क्या हुआ, एक पदार्थ टूटेगा तो दो या दो से अधिक पदार्थ बनेंगे। जैसे देखते हैं उदाहरण, CO2 = C+O2। ओके, क्या है? CO2 एक पदार्थ है, किस में टूट गया? कार्बन और ऑक्सीजन में टूट गया। ओके, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? हमारी वियोजन अभिक्रिया। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखना है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, अर्थात टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या है? एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। डेफिनेशन लिख लो अच्छे से, हम बोल रहे हैं फिर से। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, अर्थात टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, लिख लिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, अर्थात टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो हमने क्वेश्चन भी बोल दिया आपको, उसकी डेफिनेशन भी हो गई और आपका ये एग्जाम्पल हो गया। ये क्या आपका एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना है? एग्जाम्पल भी लिख लेना है। ओके, संयोजन अभिक्रिया की जस्ट उल्टी है क्या? वियोजन अभिक्रिया। ओके, ध्यान रखना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाई। ओके, हमने क्या बताया था, जितनी भी आपकी 12 रिएक्शन लिखवाई हमने, तो उन्हीं रिएक्शन का अलग अलग क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। सभी के क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे, क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो विस्थापन का अर्थ समझें। तो विस्थापन का अर्थ होता है यहाँ पर क्या, हटाना। क्या है, हटाना। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देगा, अर्थात हटा देगा, तो वह कहलाएगी हमारी क्या, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर जिंक लिखा है और यहाँ पर क्या, किसका सूत्र है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो देखो यहाँ पर जिंक क्या करेगा, Cu को हटा देगा। क्या करेगा, Cu को हटा देगा और खुद उसके स्थान पर पहुंच जाएगा। तो यही तो क्या है, हटाना, विस्थापन है। क्या, Zn Cu को क्या करेगा, हटा देगा। तो देखो यहाँ पर Cu अलग हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा और क्या करेगा, Zn खुद उसके स्थान पर पहुंच जाएगा। ओके, तो यह हमारी कौन सी हुई, विस्थापन अभिक्रिया हुई। देखो पहले था कॉपर सल्फेट, अब जिंक आ गया उसके स्थान पर, तो नाम क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। ओके, और कॉपर हमारा अलग हो गया। ओके, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है, अर्थात हटा देता है, ओके, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ
किसी दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो क्या किया है इस उदाहरण में, Zn ने Cu को हटा दिया और खुद उसके स्थान पर आ गया, तो हमारी कौन सी अभिक्रिया हुई, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया हुई। ओके, समझ में आया होगा आपको, क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गए आपके अभिक्रिया के, अब चौथा क्वेश्चन क्या है आपका वो देखते हैं। समझ में आया, क्लियर है ना। Zn ने क्या किया, Cu को हटा दिया, खुद आ गया, यानी विस्थापित कर दिया। ओके, उसका नाम ही है क्या, विस्थापन, अर्थात हटाना। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, चौथा क्वेश्चन क्या लिखा आपका, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, तो हमने क्या बताया था, क्वेश्चन आपके सब इसी प्रकार बनेंगे, क्या है या किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब देखो तीसरी रिएक्शन थी, तीसरा क्वेश्चन था आपका विस्थापन, और एक क्वेश्चन क्या आपका द्विविस्थापन। इसमें क्या होगा, 2 पदार्थों का विस्थापन होगा। क्या होगा, 2 पदार्थों का विस्थापन होगा। तो देखें यहाँ पे जैसे लिखा है ZnCl2 प्लस CuSO4। ओके, अब देखो इसमें देखो, इसमें 2 पदार्थ, द्वि का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, द्वि का मतलब क्या है, 2। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं डाई, मोनोडाई, डाई का मतलब क्या है, 2, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, विस्थापन, 2 पदार्थों को क्या होगा, विस्थापन। तो देखो Zn क्या करेगा, Cu को हटा देगा, और Cu क्या करेगा, Zn को हटा देगा। कहने का मतलब क्या, एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे, एक दूसरे को हटा देंगे। Zn Cu को हटाएगा और Cu Zn को हटाएगा। कहने का मतलब क्या, Zn यहाँ पर आ जाएगा, Cu यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा सूत्र, CuCl2, और अगला क्या बन जाएगा, ZnSO4। क्या बन जाएगा, ZnSO4। ओके, देखो Zn ने क्या किया, Cu को विस्थापित कर दिया, Cu ने Zn को। तो देखो पहले था Zn, अब क्या आ गया, Cu, तो CuCl2, और यहाँ पर CuSO4, तो क्या आ जाएगा, ZnSO4। ओके, तो यही तो हमारी क्या है अभिक्रिया, कौन सी, द्विविस्थापन। क्या कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ आपस में एक दूसरे को, ओके, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, अर्थात हटा देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, द्वि का मतलब क्या होता है, 2। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो आपके एग्जाम्पल में क्या लिखा है, Zn ने क्या किया, Cu को हटा दिया, और Cu ने क्या किया, Zn को हटा दिया, मतलब एक दूसरे को आपस में विस्थापित अर्थात हटा दिया। ओके, ये क्या है आपका, जिंक क्लोराइड और कॉपर सल्फेट, और एक क्या है आपका, अब देखो जिंक की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉपर, तो कॉपर क्लोराइड। ओके, कॉपर क्लोराइड, या बोल सकते क्यूप्रिक क्लोराइड। ZnSO4 क्या है यहाँ पर, जिंक सल्फेट। ओके, Zn Cu ने एक दूसरे क्या किया, हटा दिया, अर्थात विस्थापित कर दिया, तो 2 पदार्थों का क्या होगा, विस्थापन हुआ, द्विविस्थापन कहलाती है। ओके, अभी ना लिखा हो तो फिर से बोल रहे हैं हम, लिख लो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 5वां है। ओके, 4 क्वेश्चन हो गए, 4 अभिक्रिया हो गई आपकी। तो 5वां क्वेश्चन क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है,
उदाहरण देकर समझाइए। ओके, सभी क्वेश्चन आपकी इसी तरह बनना है, क्या है या किसे कहते हैं, क्या तात्पर्य या क्या समझते हैं। ओके, और उदाहरण देकर समझाना है आपको। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मल रिएक्शन। ओके, तो बात करते ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी का अर्थ निकालो, ऊष्मा प्लस शोषी, अर्थात ऊष्मा को अवशोषित करना। देखो, ऊष्माशोषी अर्थात ऊष्मा को शोषित करना या शोषण करना या अवशोषित करना। ओके, तो जैसे बात करते हैं बर्फ, एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या बर्फ। ओके, तो बर्फ क्या करती है, वायु को अवशोषित करती है। तो वायु क्या हमारी ऊष्मा, क्या है ऊष्मा। तो वायु भी लिख सकते हैं या ऊष्मा भी लिख सकते, एक ही बात है। तो बर्फ ने क्या किया, ऊष्मा को अवशोषित किया, तो क्या बन जाएगा, जल। क्या बन जाएगा, जल। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें ऊष्मा को अवशोषित किया गया है। तो यही तो हमारी डेफिनेशन है, क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ओके, क्लियर है। वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। देखो बिल्कुल नाम स्पष्ट हो रहा, ऊष्माशोषी अर्थात ऊष्मा को शोषित करने वाले या शोषण करने वाले या अवशोषण करने वाले। तो वही तो हमने बोला है रिएक्शन में, क्या, कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो, बर्फ ने क्या किया, ऊष्मा को अवशोषित किया। बर्फ क्या करेगी, वायु से क्रिया करेगी, अर्थात ऊष्मा को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। ओके, अवशोषित करेगी। तो जब बर्फ ऊष्मा को अवशोषित करेगी तो काय में बदल जाएगी, जल में। तो जी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी हमारी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, क्लियर है। बर्फ ने क्या किया, ऊष्मा या वायु बोल सकते, ऊष्मा को क्या किया, अवशोषित किया। पता है ना, जब बर्फ को वायु में खुला छोड़ देते तो बर्फ पिघल जाती है, अर्थात जल में बदल जाती है। तो हमारी बर्फ का पिघलना कौन सी अभिक्रिया हुई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुई। ओके, बर्फ का पिघलना कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी। क्यों, बर्फ क्या करती, ऊष्मा को अवशोषित करती है और जल में बदल जाती है। ओके, तो उदाहरण लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लेना। क्वेश्चन हमने बोल दिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या, उदाहरण देकर समझाइए। और अभिक्रिया बोल दिया हमने, क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण क्या है, जैसे बर्फ का पिघलना लिख देंगे, बर्फ का पिघलना लिख देना, फिर बर्फ प्लस ऊष्मा इक्वल टू क्या, जल। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छठवां, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, क्वेश्चन आपके इसी तरह बनना, हमने बताया था। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो क्वेश्चन आप लोग कॉपी नोट कर लो, इसको हम समझा रहे हैं। ओके, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी, यहाँ पर क्या लिखा, ऊष्माक्षेपी। तो क्षेपी का मतलब होता है यहाँ पर उत्सर्जन, बाहर निकलना। क्या होता है, बाहर निकलना। अब जैसे बात करते हैं, क्या, जैसे दीपावली के टाइम पर, दीपावली के टाइम पर क्या करते, सब लोग घर में पुताई करते, क्या करते, घर में पुताई करते। तो क्या करते, चूना को क्या करते, बुझाते हैं। चूना में क्या करते, पानी डालते हैं, तो चूना क्या होता है, बुझ जाता है। तो जब चूना बुझ जाता है तो उसमें क्या निकलती, ऊष्मा निकलती। क्या निकलती, ऊष्मा निकलती, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो चूने का बुझना कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हमने क्या बताया, ऊष्माक्षेपी का अर्थ क्या है, ऊष्मा का उत्सर्जन होना, ऊष्मा का उत्सर्जन होना या ऊष्मा का बाहर निकलना क्या कहलाता हमारा, क्या, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। ओके, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे बात करें चूना CaO, ओके, प्लस H2O। ओके, ये क्या है, बिना बुझा चूना, क्या है, बिना बुझा चूना। ओके, ये क्या है आपका, जल।
अब देखो बिना बुझा चूना में क्या मिलाएंगे, जल, तो क्या हो जाएगा, चूना बुझ जाएगा। तो देखो यहाँ पर Ca, देखो CaO कितने हैं, 1 और 1 2, और H कितने हैं 2, तो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा OH का होल ट्वाइस। ओके, देखो यहाँ पर Ca कितना है 1, तो C लिख दिया, O कितने हैं 2 और H कितने हैं 2, तो OH का होल ट्वाइस। देखो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। ओके, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है हमारा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ओके, बिना बुझा चूना में हमने क्या मिलाया, जल मिलाया, तो क्या हो जाएगा, चूना बुझ जाएगा, और साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा, क्या निकलेगी, ऊष्मा। तो क्या करते हैं, ऊष्मा के लिए हम तीर लगा देते हैं ऐसा। ओके जी, तीर क्या बता रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, अर्थात ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, यही तो होता है। दीपावली के टाइम पर क्या करते हैं, चूना में क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो क्या होता है, हमारा चूना क्या हो जाता है, बुझ जाता है। क्या होता है, बुझ जाता है। तो ये क्या है, बिना बुझा चूना है, और ये कौन सा चूना है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एक क्या है कैल्शियम ऑक्साइड और एक क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना, और साथ में क्या निकलते, ऊष्मा। तो ऊष्मा निकलना क्या कहलाता है, ऊष्मा छेपी। ओके, तो यही तो हमारी क्या डेफिनेशन है, क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ओके, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती। ओके, लिख लिया, फिर से बोल रहे हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन बाहर, ओके, उत्सर्जन किया जाता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो समझ में आया है आपको कि नहीं आया है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लियर है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे चूने का बुझना, तो चूना में क्या किया, जल मिलाया, चूना क्या हो गया, बुझ गया, और प्लस में क्या निकल गई, ऊष्मा। तीर किसके लिए बनाया हमने, कि ऊष्मा बाहर निकल गई है ना, यही होता है ना, बाहर निकल जाती ऊष्मा। ओके, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है आपका, संक्षारण या जंग अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, संक्षारण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। संक्षारण को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन, और जंग को बोलते क्या, रस्ट बोलते। ओके, तो इसमें आपका एक उदाहरण है क्या, लोहे में जंग लगना। इस अभिक्रिया या संक्षारण अभिक्रिया, जंग अभिक्रिया का उदाहरण क्या, लोहे में जंग लगना। तो बात करते हैं जैसे लोहा, ओके, प्लस नमी प्लस वायु। ओके, तो क्या बन जाएगा, अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय पदार्थ। ओके, यानी बेकार पदार्थ। तो लोहा क्या है, हमारी धातु, क्या है, धातु। तो कोई भी धातु हो सकती है, लोहा की जगह और भी हो सकता है। और ये क्या हमारा जंग, क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पर जब कोई धातु वायुमंडल की नमी, वायुमंडल अर्थात वातावरण, तो जब कोई धातु वायुमंडल की नमी और वायु से क्रिया करके, कौन, धातु, वायुमंडल की नमी वायु से क्रिया करके एक अवांछनीय पदार्थ बदल जाती है। ओके, धातु वायुमंडल की नमी और वायु से क्रिया करके एक अवांछनीय पदार्थ में बदल जाती है, तो इसे बोलते हैं क्या, जंग या संक्षारण। ओके, जब कोई धातु वायुमंडल की नमी और वायु से क्रिया करके, कैसे क्रिया करके, धीरे धीरे। ओके, धीरे धीरे। जंग कैसे लगता है, एक दिन में लग जाता है, नहीं, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना में हो सकता है, तो बोलेंगे क्या, धीरे धीरे। तो जब कोई धातु वायुमंडल की नमी और वायु से धीरे धीरे क्रिया करके एक अवांछनीय पदार्थ में बदल जाती है, इस प्रकार धातुओं का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ओके, डेफिनेशन बोल रहे हैं, लिख लो। जब कोई धातु वायुमंडल की नमी और वायु से धीरे धीरे क्रिया करके एक अवांछनीय पदार्थ में बदल जाती है, इस प्रकार धातुओं का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। क्लियर।
जब कोई धातु वायुमंडल की नमी और वायु से क्रिया करके धीरे धीरे अवांछनीय पदार्थ में बदल जाती, इस प्रकार धातुओं का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। अवांछनीय पदार्थ का मतलब क्या? बेकार पदार्थ। जब जंग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? पदार्थ बेकार हो जाएगा। ओके, तो लोहा भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो हमने क्या बताया जी? लोहे में जंग लगना। ये उदाहरण किसका है? लोहे में जंग लगना का बताया हमने। ओके, जंग लगना। तो पहला उदाहरण ये हो गया आपका, लोहा में क्या लग गया? जंग लग गया। दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं, सोना एवं चांदी, चांदी का काला होना। देखा होगा कभी जो लोग सोना चांदी की जंजीर वगैरह पहनते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है? क्या होता है? काला काला लग जाता है। काला काला क्या लग जाता है? वही तो कहलाता है क्या? जंग, या बोल सकते मैल। ठीक है, जंग क्या? संक्षारण, या बोल सकते उसमें क्या लग जाता है? मैल लग जाता है ना। तो सोना एवं चांदी का काला होना। ओके, या फिर बोल सकते हैं पीतल के बर्तनों पर, पीतल के बर्तनों पर हरे रंग की परत चढ़ना, हरे रंग की परत चढ़ना। ओके, देखा होगा कभी आप लोगों ने, जो पीतल के बर्तन होते हैं घर में, तो उसमें क्या होता है? अंदर से या बाहर से क्या होता? हरे रंग की परत जम जाती है ना, तो संक्षारण कहलाती है। ओके, पीतल में क्या होता है? पीतल के बर्तनों में क्या होता है? हरे रंग की परत जम जाती है, यही कहलाता हमारा क्या? संक्षारण। और जब कोई हम सोने चांदी की अंगूठी वगैरह, जंजीर वगैरह, या फिर कोई हार वगैरह कोई पहनता है, तो उसमें क्या होता है? क्या होता है? काला हो जाता है सोना या चांदी, है ना। सोना या चांदी क्या हो जाती? काली हो जाती, काली काली पड़ जाती है। तो ये क्या है? हमारा संक्षारण है, जंग लगना बोल सकते हैं। और बाकी अब लोहा में तो जानते ही हो, है ना, कि जंग लग जाता है। तो क्या है? जब कोई धातु वायुमंडल की नमी और वायु से क्रिया करके धीरे धीरे, जब कोई धातु वायुमंडल की नमी और वायु से धीरे धीरे क्रिया करके एक अवांछनीय पदार्थ में बदल जाती है, इस प्रकार धातुओं का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ओके, और यहाँ पर बात आई जंग। तो जंग का सूत्र होता है, आपका ध्यान रखना, जंग का सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ओके, जंग का क्या है? सूत्र, रासायनिक सूत्र है। किसका सूत्र है? जंग का। क्या है? Fe2O3 इंटू XH2, जहाँ X क्या होता है? जहाँ X जल के अणुओं की संख्या होती है, जल के अणुओं की संख्या। ओके, ये क्या है आपका? जंग का रासायनिक सूत्र, जहां X क्या? जल के अणुओं की संख्या। ओके, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है आपका, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाई। ओके, तो देखें अवक्षेपण का अर्थ क्या है, पहले समझें। अवक्षेपण का अर्थ है क्या? पदार्थ का नीचे जम जाना। क्या है? पदार्थ का नीचे जम जाना। अवक्षेपण का अर्थ है पदार्थ का नीचे जम जाना। तो अभिक्रिया क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती। जैसे कभी कभार क्या होता है, रिएक्शन होती है तो कोई पदार्थ क्या होता है, नीचे क्या होता है, बर्तन में नीचे जम जाता है। तो जब नीचे पदार्थ जम जाता है तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। ओके, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं क्या, AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू, अब देखो इसमें जो रिएक्शन लिखी है आपके सामने, तो देखो J प्लस होता है, J माइनस, J प्लस और J माइनस। तो देखो प्लस वाला जुड़ेगा माइनस से, प्लस वाला किस जुड़ेगा? माइनस से। तो सूत्र क्या बन जाएगा? AgCl। ओके, अगर रिएक्शन आपको समझ में नहीं आ गई कि इस तरफ क्या बनेगा तो हम समझा रहे हैं। प्लस होता है पहले माइनस, फिर प्लस होता है फिर माइनस। ओके, तो ध्यान रखना हमेशा पहले क्या होता है? प्लस होता है फिर बाद में माइनस।
तो प्लस वाला किस जुड़ेगा, माइनस से, तो Ag और Cl, तो AgCl। अब देखो माइनस वाला जुड़ेगा प्लस से, तो लेकिन प्लस को पहले लिखना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, NaNO3, NaNO3। ओके, तो रिएक्शन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, AgCl NaNO3। ओके, ये नाम क्या है आपका, सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ओके, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो देखो यहाँ पर AgCl, तो Ag का नाम क्या, सिल्वर, और Cl का नाम क्या, क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड बन गया। अब Na का नाम क्या, सोडियम, और NO3 का नाम क्या, नाइट्रेट, तो क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया यहाँ पर, है ना। तो हमने बताया ना, तो प्लस वाला जुड़ेगा माइनस से और माइनस वाला जुड़ेगा प्लस से, तो ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, और AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब इसमें क्या होता है, रिएक्शन में AgCl नीचे जम जाता है। कहाँ जम जाता है, नीचे। तो देखो ये तीर क्या बता रहा है, नीचे पदार्थ जम गया। ये वाला तीर क्या बताता है कि ऊष्मा बाहर निकल गई, और नीचे तीर बताता है कि पदार्थ अवक्षेप के रूप में नीचे जम गया है। तो यही तो है हमारी क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाता है, अवक्षेपण कहलाती है। तो इसमें AgCl क्या होगा, नीचे जम जाएगा। ओके, ध्यान रखना। अब इसका नाम समझ लो, व्यापारिक नाम। तो इसका दूसरा नाम अर्थात व्यापारिक नाम होता है क्या, लूनर कास्टिक। क्या होता है, लूनर कास्टिक। इसका क्या है नाम, नमक। क्या है, नमक। इसका क्या है, हॉर्न सिल्वर। क्या है, हॉर्न सिल्वर। और इसका वैसे ही रहता है, ध्यान रखना। लूनर कास्टिक व्यापारिक नाम, नमक इसका व्यापारिक नाम, इसका हॉर्न सिल्वर है व्यापारिक नाम। ओके, तो AgCl बर्तन में नीचे जम जाएगा, तो क्या कहलाएगा जी, अवक्षेपण। क्या कहलाएगा, अवक्षेपण। ओके, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखते हैं, इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण है C+O2 = CO2। ओके, उदाहरण क्या है, C+O2 = क्या, CO2। अब कार्बन क्या कर रहा है इस अभिक्रिया में, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। तो देखो ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीकरण। ओके, तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन से क्रिया करना। ओके, सिंपल है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन से क्रिया करना। तो यही तो हमारी डेफिनेशन बन जाना क्या, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। ग्रहण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया की जाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ओके, क्या है अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। तो देखो कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। अर्थात क्या का ग्रहण का अर्थ मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रहण का मतलब है क्या, क्रिया करना। तो कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी हमारी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हुई हमारी, ऑक्सीकरण। क्यों, ऑक्सीकरण की डेफिनेशन यही है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती। ओके, लिख लो अगर ना लिखा हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो उदाहरण में आप जी लिख देना। और ये क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके,
तो क्लियर है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ओके, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, अपचयन अभिक्रिया क्या है उदाहरण देकर समझाइए। ओके, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, अपचयन अभिक्रिया क्या है उदाहरण देकर समझाइए। तो देखते हैं अपचयन। अपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन से क्रिया करना। ओके, अपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन H2। ओके, H2 अर्थात हाइड्रोजन से क्रिया करना कहलाता हमारा क्या? अपचयन। तो यही तो लिखना है हमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता। अभी किया था किसको ग्रहण? ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीकरण कहलाया था। अब करना है कि किसको? हाइड्रोजन को ग्रहण करना है, तो कहलाएगा क्या? अपचयन कहलाएगा। ओके, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, जैसे देखते हैं यहाँ पर उदाहरण में क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। ओके, क्या करेगा? हाइड्रोजन को। तो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी? ग्रहण करेगी, अर्थात क्या करेगी? क्रिया करेगी। तो देखो H2 और Cl, H और Cl क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। ओके, HCl क्या होता है? HCl और दो लगे हैं H और 2 Cl, तो क्या कर देंगे यहाँ पर 2 का गुणा। देखो 2 H होगा 2 Cl, तो समीकरण को संतुलित भी होना चाहिए। हमने बताया था ना कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसा होता है? दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होती है। तो H कितनी है? 2, तो 2 का गुणा कर दिया। Cl है 2, तो 2 का गुणा कर दिया। सबके लिए हो गया, 2 H के लिए भी और 2 Cl के लिए। तो क्या बन गया जी हमारा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन अभिक्रिया। क्यों? क्लोरीन ने क्या किया? हाइड्रोजन को क्या किया? ग्रहण किया, तो क्या बन गया? HCl। तो यही तो हमारी क्या है? अभिक्रिया है। क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है, अर्थात हाइड्रोजन से क्रिया की जाती है, क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती। ओके, तो Cl2 ने क्या किया? हाइड्रोजन को क्या किया? ग्रहण किया। हाइड्रोजन से क्या की? क्रिया की। ग्रहण करना अर्थात क्या? क्रिया करना है। देखो रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया होगी। ओके, तो वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, जिसने अभी लिखा ना हो कॉपी में लिख लो, नोट कर लो, हम बोल रहे हैं फिर से। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, ध्यान रखना। तो हमने आपको ऑक्सीकरण समझा दिया और अपचयन भी समझा दिया। ओके, ध्यान रखना। अब इसमें थोड़ा और समझ लें। देखो, जैसे ऑक्सीकरण का अर्थ होता है क्या? ऑक्सीजन से क्रिया करना, और अपचयन का अर्थ होता है क्या? हाइड्रोजन से क्रिया करना। तो ऑक्सीकरण को हम बोल सकते हैं क्या कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, या फिर उल्टा बोले इसमें अपचयन में कि अपचयन में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा। तो ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा है तो क्या? ऑक्सीकरण है, और अगर ऑक्सीजन को निकाला जा रहा है तो क्या? अपचयन है। तो अपचयन को हम ऐसा भी समझ सकते हैं। ओके, ध्यान रखना। अभी दूसरी रिएक्शन में समझाना, रेडॉक्स में, तो समझना ऑक्सीकरण ग्रहण कर रहे हैं तो ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं हम तो कहलाएगा क्या? अपचयन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण का उल्टा बोल रहे हैं हम। ऑक्सीकरण का अर्थ है ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और अपचयन का अर्थ क्या है? हाइड्रोजन को ग्रहण करना तो है ही है, हाइड्रोजन को ग्रहण करना तो है ही, लेकिन दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है, तो ये भी कहलाएगा हमारा क्या? अपचयन कहलाएगा। ओके, ध्यान रखना। अगली रिएक्शन में हमको यही समझाना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन लिखा है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है उदाहरण देकर समझाइए। ओके, क्वेश्चन है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो, हमने अभी आपको क्वेश्चन क्या पढ़ाया? 9वीं 10वीं क्वेश्चन में क्या पढ़ाया? ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों मिला के बोलेंगे हम क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके,
तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं। क्लियर है, समझ में आया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं। क्या होती है? एक साथ होती है। वे कहलाती है हमारी क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, समझ में आया? वे रासायनिक अभिक्रिया, या आप बोल सकते हो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बात करें उदाहरण की, CuO प्लस H2 इज इक्वल टू, देखें अब देखो इसमें जैसे बात करें H2O प्लस Cu, तो देखो इसमें जो रिएक्शन हो रही है आपकी, इसमें हो रही ऑक्सीकरण। क्या हो रही है? ऑक्सीकरण। और इसमें देखें इसमें और इसमें क्या हो रहा है? अपचयन। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी समझें। तो देखें हमने क्या बताया था, ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या? ऑक्सीकरण। तो देखो H2 क्या कर रहा है? H2O को ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? O को ग्रहण कर रहा है। तो क्या बन गया? H2O। तो H2 ने O को ग्रहण किया तो क्या बन गया? H2O। तो जी कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण। क्यों? हमने क्या बताया था? ऑक्सीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन को ग्रहण करना। तो H2 ने O को ग्रहण किया तो क्या बन गया? O अर्थात क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो क्या बन गया? H2O। अब लेकिन क्या किया? Cu ने O को त्याग दिया, यानी बाहर निकाल दिया। तो हमने क्या बताया था अभी कि देखो ग्रहण करना तो ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीजन को हम बाहर निकाल रहे तो वही कहलाता है हमारा अपचयन। वैसे अपचयन में हमने दूसरी डेफिनेशन भी समझाई, क्या? हाइड्रोजन को ग्रहण करना। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को ना समझ के हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन को ग्रहण करना ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीजन को त्यागना, बाहर निकालना क्या? अपचयन। ओके, ऑक्सीजन को ग्रहण करना ऑक्सीकरण, और उल्टा बोल दें ऑक्सीजन को बाहर निकालना क्या? अपचयन। ओके, तो देखो CuO, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो Cu में क्या? O हट गया, तो Cu क्या कर रहा है? O को हटा रहा है, तो हटा रहा है तो क्या? अपचयन है। और H2 क्या कर रहा है? इसको ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और ये हमारी क्या? अपचयन अभिक्रिया। तो पूरी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं। ओके, फिर से लिख लो कॉपी में, एक साथ बोल रहे हैं हम कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ओके, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो कॉपी में नोट कर लो आप लोग। ओके, इस रिएक्शन को लिख लेना जो हमने अभी लिखी है। ओके, अब देखो इसमें इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसको बोला जाता है अपचायक। क्या बोला जाता है? अपचायक। ये ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको बोलेंगे अपचायक, और जिसका अपचयन, अपचयन किसका हो रहा है? इसका, तो इसको बोलेंगे हम क्या? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, सॉरी ऑक्सीकारक है। ओके, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको बोलेंगे अपचायक, और जिसका अपचयन होगा, इसका हो रहा है अपचयन, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीकारक। ध्यान रखना उल्टा है, ऑक्सीकरण में होता है अपचायक और अपचयन में होता है ऑक्सीकारक। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है क्या बोला जाता है? अपचायक, और जिसका अपचयन होता है क्या? ऑक्सीकारक। तो H2 इसमें क्या? अपचायक, और Cu क्या है? ऑक्सीकारक। ओके, ये क्या आपका? क्यूप्रिक ऑक्साइड, या बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, और ये क्या? जल, और ये क्या है? कॉपर। ओके, तो कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती। ओके, क्लियर है? समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? विकृत गंधिता।
तो इसका अर्थ समझे विकृत गंधिता। तो विकृत का अर्थ क्या हुआ, टूटना, और गंधिता लिखा ना, तो गंधिता का अर्थ क्या, गंध। तो गंध का टूटना, तो जब गंध टूटेगी तो क्या होगा, पदार्थ सड़ेगा। ओके, तो विकृत गंधिता में क्या होगा, पदार्थ सड़ेगा। अब जब पदार्थ सड़ेगा तो उसमें दो कंडीशन होगी, कैसी, उसका स्वाद भी बदल जाएगा। ओके, उसका स्वाद भी बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद एवं गंध बदल जाती है। तो उसका स्वाद भी बदल जाएगा और उसकी गंध भी बदल जाएगी। दो कंडीशन होगी, जब पदार्थ खराब हो जाएगा या सड़ जाएगा तो क्या होगा, उसका स्वाद बदल जाएगा और उसकी गंध भी बदल जाएगी। तो यही हमारा क्या, विकृत गंधिता। ओके, जैसे क्या लिखा है, जब वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को, देखो वसा या तेल युक्त क्या, जिसमें चिकनाई हो, क्या हो, जिसमें चिकनाई हो। तो जिसमें क्या होगी, चिकनाई होगी, और क्या होगी, खाने वाले होंगे, क्या होंगे, खाने वाले। जैसे क्या, दूध, क्या है, दूध हो गया, दही हो गया। ओके, तो जब वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद एवं गंध बदल जाती है, इसे कहते हैं विकृत गंधिता। देखो, जब वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद एवं गंध बदल जाती है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लिखा है, जब दूध को 2 या 3 दिन तक रखा जाता है तो दूध का स्वाद एवं गंध बदल जाती है। ओके, क्या लिखा है, जब दूध को 2 या 3 दिन तक रखा जाता है तो दूध का स्वाद एवं गंध बदल जाती है, इसे कहते हैं क्या, विकृत गंधिता। आया कुछ समझ में, कैसा, जब वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को, हमने क्या बताया, वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ का मतलब क्या, चिकनाई वाले पदार्थ, और खाने वाले जैसे हमारा क्या हो गया, दूध दही हो गया, इसमें क्या होती है, चिकनाई होती है। तो जब वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद एवं गंध बदल जाती है, इसे कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे, दूध का फटना, जब दूध को 2 या 3 दिन तक, ओके, जब दूध को 2 या 3 दिन तक हम रखते हैं तो दूध क्या होता है, फट जाता है, क्या हो जाता है, फट जाता है, अर्थात उसका स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है, और उसकी गंध कैसी हो जाती है, अजीब टाइप की होती है ना, उसका स्वाद भी दूध का बदल जाता है, उसकी गंध भी बदल जाती है, इसे कहते हैं क्या, विकृत गंधिता। अर्थात दूध का फटना ही क्या है, विकृत गंधिता है। ओके, लिखा है ना, जब दूध को 2 या 3 दिन तक, या लंबे समय बोल सकते हैं, 2, 4, 5, 6 दिन भी हो सकता है ना, कोई भी और पदार्थ है ना, जैसे घी हो गया, तो घी को आप क्या करें, 10 से 12 दिन या 15 या 1 महीने तक रख दें तो घी का स्वाद क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो लंबे दिन तक, तो 2 या 3, 4 दिन या महीने भी हो सकते, हफ्ते भी हो सकते। ओके, तो जब दूध को 2 या 3 दिन तक रखा जाता है तो दूध का स्वाद एवं गंध बदल जाती, इसे कहते क्या, विकृत गंधिता। ओके, क्लियर है, समझ में आया होगा। दूध का फटना ही क्या है, विकृत गंधिता। विकृत का अर्थ क्या बताया हमने, टूटना, और गंधिता का मतलब क्या, गंध। तो गंध टूटेगी अर्थात पदार्थ क्या होगा, खराब होगा या सड़ेगा, पदार्थ खराब होगा या सड़ेगा, इसे ही बोलते क्या, विकृत गंधिता। और किसमें, चिकनाई वाले पदार्थ में और खाने वाले। तो वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद एवं गंध बदल जाती, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे जब दूध को 2 या 3 दिन तक रखा जाता है तो दूध का स्वाद एवं गंध बदल जाती, क्यों, क्योंकि दूध फट जाता है तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा, और गंध भी अजीब टाइप की हो जाती है। ओके, तो समझ में आया होगा क्या, विकृत गंधिता। तो हमें क्या करना, पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्या करना, नोट कर लेना, और विद एग्जाम्पल के नोट कर लेना। जितने हमने क्वेश्चन आपको लिखवाए हैं तो अच्छे से लिख लेना कॉपी में। ओके, और अच्छे से आपको याद भी कर लेना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चैप्टर 1 को पढ़ सकें। ओके, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में घंटी का बटन भी दबा दें। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो शेयर करना ना भूलें।